हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बीपीएससी 67 प्री का टेस्ट चल रहा है जीएस वर्ल्ड का। अभी एक वीडियो कंप्लीट हुई है जिसमें 55 प्रश्न थे। एक चीज़ हम सोचे हैं कि भाई सेट के अनुसार वीडियो ना बनाया जाए, क्योंकि सेट के अनुसार वीडियो बनाएंगे तो 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न की जो व्याख्या होगी सब मिला के करीब 3 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम भाग के रूप में वीडियो को भाग 1 हो जाएगा, भाग 2 होगा, तो उसमें 55 प्रश्न है कि 75 प्रश्न है, कोई मतलब नहीं होगा। भाग 1 है या भाग 2 है, ये मेन मतलब रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब वीडियो देखेंगे, व्याख्या पूरी मिलेगी आपको, वेल एक्सप्लेन्ड होगा। तो एक्सप्लेनेशन का बेनिफिट ये रहेगा कि एक प्रश्न की व्याख्या हम आपको देंगे, उसके अगर हम 4 पॉइंट्स बता दिए तो इससे आपका 2 से 3 प्रश्न और भी तैयार हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो कोशिश यही है कि अब हम शुरू करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें करीब 60 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस से पहले याद रखिए कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 21 मार्च, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। तो 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सबको पता होगा, इसकी स्थापना पटना में हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, भागलपुर में भागलपुर ऑप्शन में है, तो भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। तो पूछा जाए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस पक्षी अभयारण्य को आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? किसको नहीं चिन्हित किया गया भाई? तो इसमें देखिए नकटी बांध पक्षी अभयारण्य है, इसका सही उत्तर नकटी बांध पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसको आर्द्रभूमि के लिए रूप में शामिल नहीं किया गया। कुशेश्वर है, सलीम अली है, कांवर झील है, इन तीनों को तो किया गया, नकटी को नहीं किया गया। ठीक है, नागी नकटी बिहार में ही है। ठीक ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक ग्राम किस जिले में स्थित है? जैविक ग्राम, उस गांव का नाम है कोठिया। कोठिया गांव है। जिला कौन सा है फिर? समस्तीपुर है भाई, समस्तीपुर जिला है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई के रूप में अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई कहाँ स्थापित हुई है, तो ध्यान रखना यह बेगूसराय के खोदाबंदपुर में स्थापित हुई है। ठीक है, खोदाबंदपुर बेगूसराय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पायराइट का सबसे बड़ा भंडारक और उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए एक चीज़ तो ध्यान रखना है, कभी जब स्टेट पीसीएस के मामले में या स्टेट एग्ज़ाम के मामले में जब ऐसे कुछ प्रश्न आए ना और उसमें ऑप्शन उस स्टेट का नाम हो, तो अक्सर देखा जाता है कि उसका उत्तर जो होता है वो वही राज्य उसका आंसर उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो भंडारण और उत्पादक राज्य सबसे बड़ा देश में पायराइट का कौन सा राज्य है? तो भैया बिहार है, बात याद रखना है। ठीक है, देश में बिहार पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक भंडारक दोनों है। पायराइट कैसा है कि यह एक हल्के पीले रंग का खनिज होता है जिसे फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना कहा जाता है।
इसमें गंधक का 40% भाग मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सी महाद्वीप में नहीं भाई? देखिए, अफ्रीका में है ही है, अंटार्कटिका में है, यूरोप है, तो कहाँ पे नहीं है? तो ये नहीं है तो भैया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित नहीं है बताना इसमें। देखिए, प्रेरी दिया गया है, पंपास, डाउन्स, लानोस सब दिया गया, सुमेलित नहीं पूछा गया इसमें। तो देखिए, इसमें लानोज, प्रेरीज कहाँ? यूएसए में है, सही है। पंपास अर्जेंटीना में है। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। लानोस कहाँ है? लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, लानोस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना इसी में, कंपोस्ट कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है। तो देखिए, हिमालय सीधा सीधा है भैया, हिमालय नहीं है। बाकी विंध्याचल तो है, ये है, सतपुड़ा भी है, पारसनाथ भी है, लेकिन जो ये इसमें हिमालय है ना, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो हिमालय जो पर्वत है वो अलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यह इसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से हुआ था। अनेक अपनतियाँ अभिनतियाँ पाई जाती हैं इस पे। लेकिन अवशिष्ट पर्वत जो है उनका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपर्दनात्मक मैदानों का उदाहरण है। तो अपर्दनात्मक मैदानों का उदाहरण कौन कौन सा है? अब देखिए, लोयस तो है, बालू वाले, संप्राय मैदान भी है जिसको पेनी प्लेन बोलते हैं। तो लोयस और संप्राय तो हैं, ये तो कन्फर्म है। जलोढ़ और ग्लेशियल, फिलहाल जब पहले दोनों हैं अपर्दनात्मक मैदान, तो इसका सही उत्तर तो ई होना चाहिए ना। तो इसमें ध्यान रखना है, ग्लेशियल मैदान भी इसी का उदाहरण है। लोयस मैदान कैसा होता है कि यह इसका निर्माण हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से होता है। संप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है? समुद्र तट के निकट नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप, तथा ग्लेशियल मैदान का निर्माण होता है हिम के जमाव के कारण। लेकिन जलोढ़ और डेल्टा का कैसे होता है? ये निक्षेपात्मक मैदान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समुद्री भृगु, रिया तट, स्टैक, इन सभी स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी क्या है भाई? समुद्री भृग, रिया तट, स्टैक, लैगून, झील, इन सब का निर्माण समुद्री तरंग से होता है। ध्यान रखना, समुद्री तरंग से। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो यह किस प्रकार के तट का उदाहरण भाई? यह जो है निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है ना, इसमें ध्यान रखना, निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। फिर इस प्रकार के तट में क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के तट में स्पिट, लैगून, पुलिन, विल, क्लिफ, मेहराब मिलते हैं। और भारत में गुजरात का जो काठियावाड़ का तट है वो निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। कहाँ है ये? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, सबको पता है। ठीक है, तो ये ओजस डेल सलाडो है। कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रखना, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, दोनों में बहुत अंतर है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? ओजस डेल सलाडो है। यह कहाँ है? अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। और कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि इक्वाडोर में स्थित है, लेकिन ये सक्रिय नहीं, असक्रिय है।
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? सबको पता होगा, बहुत सिंपल है। तो ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो 2 बार काटती है कर्क रेखा को। भारत में एक नदी है, नाम उसका क्या है? माही। ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया है और विक्टोरिया जलप्रपात यहीं पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है? तो भाई मेकांग जो है बांग्लादेश से होकर नहीं बहती है, जहाँ तक हमें पता है। तो बहती कौन कौन से देश से है? 6 देशों से होकर बहती है, याद रखना। कौन कौन से हैं? थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार, वियतनाम से। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होता है, लेकिन ये बांग्लादेश से होकर नहीं बहती भाई, ये बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है वो बताना हमें। तो मसाई है, मतलब जनजाति और स्थान के बारे में है। तो इसमें देखिए, जो मसाई है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, बात सही है। नीग्रो मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, ये भी सही है। बुशमैन, बुशमैन कहाँ मिलते हैं? बुशमैन मिलते हैं कालाहारी मरुस्थल में। तो बद्दू कहाँ मिलते हैं? बद्दू जो हैं ये कांगो बेसिन में नहीं, अरब क्षेत्र में मिलते हैं। जबकि कांगो बेसिन में कौन पाई जाती है? कांगो बेसिन में ध्यान रखना पिग्मी जनजाति पाई जाती है, समझ गए? चलिए, तो इसका बद्दू गलत हो जाएगा, ये चला जाएगा अरब क्षेत्र में और यहाँ पे आ जाएगा पिग्मी। अगला प्रश्न है, इसमें बताना सुमेलित नहीं है। तो लिथोफाइट, हेलोफाइट, क्रायोफाइट, मेसोफाइट ये दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो मेसोफाइट है इसमें वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति नहीं है। तो मेसोफाइट है क्या भाई? मेसोफाइट, ठीक है, एक मिनट। इसमें क्रायोफाइट, क्रायोफाइट जो है वो दलदली भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति नहीं होती है। तो है क्या क्रायोफाइट? क्रायोफाइट जो है ऐसी वनस्पति है जो टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों में विकसित होती है। बाकी सभी मिलान सही है कि लिथोफाइट कड़ी चट्टान उगने वाली वनस्पति है, हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है, लेकिन क्रायोफाइट दलदली नहीं, जबकि वो टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों में की वनस्पति है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित नहीं है, यहाँ भी देखना है। तो देखिए, जिब्राल्टर है, सुंडा, मैगलन, डेविस। तो देखिए, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, सही है ये। सुंडा कहाँ है? सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, ये भी सही है। मैगलन कहाँ है भाई? तो मैगलन जो जल संधि है ये प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में है। नहीं, मैगलन प्रशांत में तो है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर को मिलाती है मैगलन जल संधि। डेविस कहाँ है? बेफिन खाड़ी अटलांटिक महासागर को मिलाती है। तो मैगलन याद रखना, प्रशांत तो सही है लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कैस्पियन सागर किन देशों के बीच में स्थित है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर 5 देशों के मध्य में स्थित है, सबको पता है। उद्देश्य कौन कौन से हैं? रूस भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, ईरान भी है, अजरबैजान भी है। ठीक है, तो रूस भी है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान भी है, ईरान और अजरबैजान है। इसमें आर्मेनिया को छोड़ के ABC तीनों उत्तर सही हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसके उत्तर सही है। अगला प्रश्न, मॉस और लाइकेन वनस्पति किस प्रकार के वनों में पाई जाती है?
तो ये कहाँ पे पाई जाती है भाई? ये पाई जाती है टुंड्रा वनों में, मॉस लाइकेन टुंड्रा वनों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया के स्थल रुद्र देश में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं शामिल भाई? अब देखते हैं। एशिया के स्थल रुद्र देश में जो शामिल नहीं है, अफगानिस्तान तो है सीधा सीधा, लाओस भी है, बांग्लादेश नहीं हो सकता, सामने दिख रहा है, ठीक है, और मंगोलिया भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश ना। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, ठीक है। तो शीत मरुस्थल कौन कौन सा है? देखिए, बृहद विक्टोरिया मरुस्थल है क्या? ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, टकला मकान है। टकला मकान आपको पता होगा चीन या मंगोलिया वाले क्षेत्र में मिलता, कुल मिला चीन वाले क्षेत्र में है ना। तो ये शीत वाले क्षेत्र में है, शीत मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर तो टकला मकान ही हो जाना चाहिए, ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, जो बृहद विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ये कैसे हैं? ये उपोष्ण मरुस्थल है भाई। अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित नहीं है, बताना है कि डार्लिंग श्रेणी है, एटलस श्रेणी, एल्ब्रोज, बाल्कन। तो डार्लिंग जो श्रेणी है वो मर्रे और डार्लिंग नदी के बारे में पता होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो सही है। दूसरा एटलस है, एटलस मोरक्को, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बाल्कन भी सही है। लेकिन जो एल्ब्रुस पर्वत है ये आपके अफगानिस्तान में नहीं है। एल्ब्रुस पर्वत जो है वो आपका पाया जाता है ईरान में, ध्यान रखना। एटलस का विस्तार, ध्यान रखना, एटलस का विस्तार मोरक्को है, अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया में है। लेकिन वहीं बाल्कन का विस्तार जो है वो बुल्गारिया और सर्बिया में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्ब्रुस पर्वत। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? ठंडी धारा कौन सी भाई? अरे भाई, एक नाम आप पढ़े होंगे, पेरुवियन धारा। पेरुवियन धारा, जिसको हम हम्बोल्ट नाम से भी जानते हैं। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। पेरुवियन से नाम याद आ रहा है कि पेरू के तट वाला कुछ एरिया होगा ऐसे। तो दक्षिण प्रशांत महासागर है, एक बात ये भी क्लियर हो गई। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट के आसपास पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह एक ठंडी धारा है। तो ठंडी धारा कौन सी है? हम्बोल्ट है। बाकी सब गर्म है, गुलहास, फ्लोरिडा, एल नीनो, ये सब गर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा, मकर रेखा भारत में भी तो आती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नहीं, उत्तर में तो कर्क रेखा आती है, मकर रेखा दक्षिण भाग में है। तो देखिए, चिली है क्या? वो तो रहेगा, बहुत लंबा सा खिंचा हुआ है। अर्जेंटीना है, पराग्वे भी है। तो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, नामीबिया भी है, बोत्सवाना भी है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो कुल मिला के इसका जो सही उत्तर देखा जाए तो इसका ए हो जाएगा। इसमें 4 देशों के नाम दिए गए हैं, बाकी देश याद रखने हैं। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे दिया गया है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। बाकी नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं कोनराड असंबद्धता, रेपेरी, लेहमैन, गुटेनबर्ग, विशार्ट। तो इसको बोलते हैं भाई लेह
मैन असंबद्धता, ठीक है, लेहमैन असंबद्धता बोलते हैं इसको भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, किस झील की लवणता सबसे अधिक है? तो किसकी है? जो तुर्की की वान झील है, वान झील तुर्की की है, इसकी लवणता है 330 पीपीटी। इसको ऐसे हम व्यक्त कर सकते हैं 330 ऐसे प्रति हजार। उसके बाद मृत सागर में है, मृत सागर में कितना है 238 प्रति हजार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो संवहन मंडल किस मंडल को कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है क्षोभ मंडल को संवहन मंडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि संवहन जो है इसी मंडल तक सीमित होता है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं, ध्यान रखना। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जो होती हैं, बादल है, आंधी होगा, तूफान होगा, ये वर्षा होगी, ये सब इसी मंडल में होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की चमकना, धूल कण, जलवाष्प, ये सब कुछ होते नहीं है, इसीलिए वो समताप मंडल उसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे है कौन सी प्लेटें गौड़ हैं? देखिए पूरा विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं और करीब 20 छोटी प्लेटें हैं। अगर मुख्य प्लेट देखें, अमेरिकन है, प्रशांत है, अफ्रीकन है, यूरेशियन है ना, ये सारी प्लेटें हैं। तो जो छोटी प्लेटें हैं, प्लेटें गौड़ हैं, जो उसमें नज़का उसका भी आएंगी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें एक अरेबियन प्लेट है जो कि गौड़ प्लेट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, 7 बड़ी प्लेटों का नाम याद रखिए। अमेरिकन तो दिख रहा है, इसमें प्रशांत भी दिख रहा है, अफ्रीकन भी दिख रहा है, इन दोनों को छोड़ दो। लेकिन भारतीय, यूरेशियन, अंटार्कटिक प्लेटें, ये सब क्या हैं? मुख्य प्लेटें हैं, ठीक है। प्रशांत प्लेट भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित नहीं है, स्थानीय पवन है और संबंधित क्षेत्र है। तो मिस्ट्रल, हरमट्टन, ब्लिजार्ड, लू तो भारत में है, वो तो सही है। ब्लिजार्ड कहाँ है? कनाडा में है। मिस्ट्रल कहाँ है? मिस्ट्रल भैया स्पेन और फ्रांस के पठारी क्षेत्र में बहती है। हरमट्टन आपका सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में चलती है। ब्लिजार्ड जो है वो कनाडा में ना होकर वो बहती है यूएसए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लिजार्ड, सी हो जाएगा। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? किसके द्वारा बुलाए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन? भैया वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाएंगे, है ना, राष्ट्रपति महोदय द्वारा बुलाए जाते हैं। संबोधित करने का काम अलग है, बुलाने का काम अलग है। तो बुलाए किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो नहीं रहे हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, इसमें देखिए, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे, ठीक है, ध्यान रखना। इनके अलावा फिर बीबी गिरी हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, बिरजत्ती, तो ये लोग रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो कौन कौन नहीं भाई? देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ठीक है। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हैं, ये भी सही है ना। तो है कौन नहीं इसमें? तो KR नारायण, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें नाम आएगा
डॉक्टर KR नारायणन का। इनको भारत रत्न नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? सबको पता होगा, ये भैया होती है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस बात का वर्णन किया गया है किसमें? अनुच्छेद 75 के 3 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? कितनी बार आयोजित होती है भाई? देखिए, अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार हुई जून 1990 में। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, अनुच्छेद भी पूछा गया है, कब स्थापित हुआ ये भी पूछा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल भर में कम से कम 3 बार होनी चाहिए, ऐसा भी प्रावधान। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा वो अध्यक्षता करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अधीन किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? किसको प्राप्त है भाई? हिंदी है ना, हिंदी तो ही है। तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को केवल क्या कहा गया? संघ राजभाषा के रूप में रखा गया, मतलब भारत की कोई राजभाषा नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय भाषा के रूप में कोई भाषा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जबकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होना चाहिए ई, है ना, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं भारत की। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन तो ये कब हुआ है? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 344 के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में किया गया। बात समझ रहे? आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता है। तो लाभ के पद में क्या शामिल नहीं भाई? देखिए, लाभ का पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में किया गया है, लेकिन लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। वर्णन है, परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 102 के क्लॉज A1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है जहां पर वेतन मिले, भत्ता मिले, दूसरे तरह के सरकारी लाभ मिलते हों। तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, राज्यपाल हैं, संघ और राज्य के मंत्री जो पद होता है ये सब लाभ का पद नहीं कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा ई हो जाएगा ना। इसमें लाभ के पद ये सब तो है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती हैं। निर्वाचित सदस्य तो सबके होते हैं, राज्य लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, लेकिन मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। जबकि ये मनोनीत सदस्य महाभियोग वाली प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, ध्यान रखना। और महाभियोग वाली प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कितने सदस्यों की? अविश्वास प्रस्ताव याद रखना सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता। पहली बात ध्यान रखनी है कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्य लोकसभा के 50 सदस्यों को समर्थन की जरूरत होती, लेकिन जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, ध्यान रखना। तो कितना समर्थन की आवश्यकता होती है, तो वो है भैया 50। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ये हमने आपको पढ़ाया भी है। तो जब हमने पढ़ाया है तो उसमें हमने बताया था लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संघीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है। तो भैया सबको पता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा जब क्या। तो भैया जब, देखिए संविधान के अनुच्छेद 110, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। ठीक है, 110 में दी गई है। तो किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन हो तो क्या है, धन विधेयक है। केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए धन का विनियमन हो, धन विधेयक है। भारत के संचित निधि से धन का विनियोग हो, धन विधेयक है। भारत के संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार की किसी व्यय की राशि में जो वृद्धि होती है, वो भी क्या है, धन विधेयक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी विधेयक के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है, गैर सरकारी विधेयक के मामले में। तो इसमें देखिए, संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, बात सही है। इसके संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है, भी बात सही, क्योंकि गैर सरकारी विधेयक है। तीसरा है, सदन में पेश करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस, 14 दिन पहले नहीं, ये गलत है। जो 14 दिन पहले का नोटिस की बात है, उसमें 14 दिन नहीं होता, इसके लिए 7 दिन का नोटिस होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, 14 नहीं 7 दिन होता तो सही रहता है। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो ये सबको पता होना चाहिए, 1985 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, ये संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस अधिनियम के तहत हुआ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका उद्भव हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है, लेकिन याद रखना इसका उपबंध हुआ 1921 में जाके। 1919 के तहत है, लेकिन उपबंध 1921 में हुआ है। ठीक है, उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते थे वो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे, और ये नामकरण जो है 1947 तक चलता रहा। ठीक है, 1935 तक के तहत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का जो उद्भव है वो हुआ है 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, लोकसभा विपक्ष के पहले नेता कौन थे भाई, ये भी एक प्रश्न है। तो लोकसभा विपक्ष के पहले नेता हैं राम सुहाग सिंह। जीबी मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष थे पहले, है ना, तो राम सुहाग सिंह का नाम है। इन्होंने दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर जब सामने आई थी, तो इसके नेता थे जो चुने गए, उनका नाम था राम सुहाग सिंह। विपक्ष के नेता के लिए आवश्यक शर्त होती है कि सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, राम सुहाग सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिप सचेतक कार्यालय का उल्लेख कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया भाई, संविधान में है, सदन के नियम में है, संसदीय समिति में है, राजनीतिक दल के नियमों में है, या इनमें से कोई से नहीं। तो इसका जो है कार्यालय का उल्लेख ना ही संविधान में किया गया, ना ही
सदन के नियम में किया गया, ना ही संसदीय संविधि में किया गया है, और राजनीतिक दल के नियमों में भी नहीं है इसका उल्लेख। ठीक है, तो व्हिप कार्यालय है क्या? व्हिप कार्यालय संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो, संसद में अपना व्हिप होता है उसका। उसे राजनीतिक दल के द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखना और संबंधित मुद्दे के पक्ष विपक्ष में पार्टी का सहयोग करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो याद रखना, ये भैया राजनीतिक दल के नियमों में होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना संविधान से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये तो भाई अनुच्छेद 350A याद कर लीजिए। उसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो अनुच्छेद 351 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 350A तो पहली बात सही है। अनुच्छेद 351 क्या है? इसमें ऑप्शन जो दिया गया है हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए है। अनुच्छेद 343 क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन, तो इसका गठन होता है 243I के तहत। याद रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन कहाँ होता है? 243I के तहत। बाकी क्या है? 243J क्या है? पंचायतों में के लेखाओं की संपरीक्षा। 243K क्या है? पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243L क्या है? तो पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिला योजना समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जिला योजना समिति का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो ये है भाई 243S के तहत है। तो 243ZD में क्या है? तो 243ZD में है जिला योजना समिति का, नहीं एक मिनट, जिला योजना समिति का गठन पूछा गया है ना, तो इसका गठन ZD के तहत है, अनुच्छेद 243ZD के तहत। 243S क्या है? वार्ड समिति का गठन करता है। जिला योजना समिति का प्रमुख काम क्या होता है? जिला योजना समिति का प्रमुख काम, ध्यान रखना, कि जिले की पंचायतों नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए एक विकास मॉडल तैयार करना। 243ZE में क्या रहेगा? तो महानगरीय योजना समिति का गठन होता है। 243ZF क्या है? तो याद रखना, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना सुनिश्चित करता है ये अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशा अधिनियम का विस्तार किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? कौन सी अनुसूची के तहत होता है भाई? इसका विस्तार होता है किसके तहत होता है? अनुसूची 4 है, 5, 6। तो भाई ध्यान रखिए, इसका विस्तार अनुसूची 5 के तहत किया जाता है। तो है क्या ये? अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1994 में भूरिया कमेटी का गठन किया गया। भूरिया कमेटी, ध्यान रख, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक प्रस्तुत किया गया। पेशा अधिनियम का विस्तार उन राज्यों तक है जो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। वर्तमान में पेशा का विस्तार 10 राज्यों तक है। वो 10 राज्य कौन कौन से, नाम याद रखना, कि मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, गुजरात भी है, राजस्थान, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश भी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बलात् श्रम का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद के किस अधिनियम के तहत किया जाता है? अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो भैया ये अनुच्छेद 23 के तहत किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या 15% अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध को शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सहित रहेगा, ये भी याद रखना। संविधान की छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता? छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में शामिल कौन कौन से, पहले तो ये पता हो जाए। तो शामिल है भाई असम है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो असम भी है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। मणिपुर का नाम नहीं आता है अनुसूची 6 में, छठी में। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन संबंधी की मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1985 में। ध्यान रखना, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन संबंधी मंत्रालय 1985 में बना। इसके 3 अलग विभाग हैं, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, लोक शिकायत पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण का विभाग। अगला प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 143 है। नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसको माना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान, राष्ट्रपति, कौन है इसमें? इसमें सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? ये हुआ है 100वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 101 में क्या हुआ है? 101 में जीएसटी लाया गया 2017 में। 102 में क्या हुआ? इसके तहत अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो 103 क्या है? 103 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में विधानसभा विधान परिषदों की सदस्य संख्या कितनी है? कितनी भाई? तो देखिए, विधानसभा सदस्य हैं 243 और विधान परिषद में 75। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कहाँ से हैं? विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कहाँ से हैं? तो कहाँ से भाई? देखिए, मनिहारी, मनहारी और कटोरिया। मनिहारी और कटोरिया 2 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं बिहार में। अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 के तहत भारत के किन राज्यों में जनजातीय मंत्री को नियुक्त किया जाता है? उत्तर प्रदेश में भी है क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, बाकी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में होता है। तो झारखंड में है, बिहार झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश में भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड तो ही है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राज्यसभा सीट एक तरफ है, एक तरफ है राज्य। तो देखते हैं कौन सा सही है भाई। क्या पूछा? सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें तमिलनाडु में 18 है, बात सही है। पश्चिम बंगाल में 16, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में 11 है, ये भी सही है। लेकिन गुजरात में 10 नहीं है, गलत है। इसमें कितनी है? इसमें है 11 सीटें। भारतीय चुनाव आयोग किन के चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है?
सिर्फ पंचायती राज के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसके लिए अलग से ही सिस्टम है कि स्थानीय चुनाव, पंचायती राज नगर निकायों के चुनाव के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज वाला इसमें सही रहेगा। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो कौन थे भाई? पहले महालेखा परीक्षक हैं, कैग जिनको बोलते हैं, 1948 से लेकर 54 तक रहे हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वी नरहरि राव, VN राव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम भी यही पे, बहुत लंबा वीडियो ना बने। सुमेलित नहीं फिर बताना है। अब इसमें लोकसभा राज्य सीट है और राज्य, तो इसमें देखिए उड़ीसा में 20 है, झारखंड में 14, आंध्र प्रदेश में 25, बिहार में 40। तो बिहार में 40 है क्या? तो देखिए भाई इसमें देखिए जो उड़ीसा में है वहाँ पे 20 नहीं, वहाँ पे 21 सीटें हैं। बाकी झारखंड में भी है, सही है, 14 है, आंध्र में 25 है और बिहार में 40 है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए होनी चाहिए भैया 30 साल, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, विधानसभा के लिए 25 होनी चाहिए, पंचायती के लिए 21 होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कम से कम होनी चाहिए 60, अधिक से अधिक होनी चाहिए 500, ठीक है। 60 या 500, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। चलिए इसमें कुछ व्याख्या करने के लिए था नहीं, ठीक है। निम्न में से किसका या किनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका है? तो किनका नहीं हुआ भाई? तो इसमें देखिए 2002 में 5 राज्यों में हुआ है, 2002 में 5 राज्यों में नहीं हुआ। तो कौन कौन से राज्य रहे हैं जिनका नहीं हो पाया है? तो 5 राज्य हैं, झारखंड है ना, आसाम है, मणिपुर भी है, फिर अरुणाचल प्रदेश भी है और नागालैंड भी है। तो ये 5 राज्यों का परिसीमन नहीं हो पाया था, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा ना। वर्तमान में भारत में संग्रह क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल है, 8 है। अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटी के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किसके तहत होता है ये आप सबको पता होगा, 263 है नहीं, पहले मना कर दिए। तो कौन सा है भैया? 262 नहीं है, 262 अनुच्छेद 262 है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। पुंछी आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया? पुंछी आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो ये पता है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने पुंछी आयोग का गठन किया। और पुंछी जो कि उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मदन मोहन पुंछी। इन्हीं की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 2010 में। तो ये किसके लिए है? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, ठीक है। निम्न अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? आप लोग आजकल प्रश्न लिख रहे हैं ना, संघात्मक एकात्मक लक्षण, तो इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है भाई? नहीं तो हम बताएंगे। देखिए संघीय संविधान की विशेषता में जो लचीलापन है वो नहीं है, वो एकात्मक में जाता है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो ये है, संविधान सर्वोच्चता भी है, कठोर संविधान भी है। तो संविधान का जो लचीलापन है वो नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? ही ना होगा,
अब देखिए संघीय संविधान में क्या क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्चता, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका, द्वैध राज्य पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, संघीय हैं। लेकिन संविधान का लचीलापन क्या है, एकात्मक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, अब ये भी बताना है। संसदीय सरकार की विशेषता क्या क्या है। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना, सही बात है। राजनीति की एकरूपता होती है ना, सही है। शक्तियों का विभेद भी होता है कि नहीं होता है। शक्तियों का विभेद, इसको भी छोड़ दीजिए। दोहरी सदस्यता होती है कि नहीं होती संसदीय क्षेत्र में, संसदीय सरकार में होती है भाई। तो इसमें जो शक्तियों का विभेद है ये नहीं होता है, बाकी सभी पॉइंट इसके सही है। तो क्या क्या होता है संसदीय शासन में। देखिए, दोहरी कार्यपालिका होती है, बहुमत के दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, दोहरी सदस्यता भी होती है, निचले सदन का विघटन भी होता है, शक्तियों का विभेद नहीं, शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किस संविधान के किस बंध के में का संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, साधारण बहुमत से जिसका संशोधन नहीं होगा वो है भाई, पहली चीज तो डीपीएसपी, इसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। मूल अधिकार भी, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी सभी के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सीबीआई की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। सीबीआई की स्थापना, तो सीबीआई की स्थापना स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर हुई थी, या संथानम आयोग की अनुशंसा, सरकारी आयोग, प्रथम भारतीय प्रशासन सुधार आयोग। तो भैया इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1962 से 64 के बीच में संथानम आयोग का गठन हुआ था। ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए सीबीआई का गठन किया गया। देखिए, यह कोई वैधानिक संस्था तो नहीं है लेकिन इसे शक्ति जो है विशेष दिल्ली पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। तो आयोग जो है संथानम आयोग था, ठीक है। तो ये आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अब कंप्लीट हो गई। अब अगला सवाल जो मैथ का है, ठीक है। तो हम अगली वीडियो अब वीडियो लगातार मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेगी, और तो भाई वीडियो अच्छे से देखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, पेपर अपने समय पे होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।